गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आरंभिक परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आरंभिक परमाणु मॉडल को सर्वप्रथम थॉमसन वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने अपने परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से की थी। और जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, साधारण प्रकार से जो तरबूज होता है वो हरे रंग का होता है, उसमें अंदर और उसका पूरा पार्ट लाल होता है और उसके जो बीज होते हैं भूरे कलर के होते हैं। तो उन्होंने अपने परमाणु मॉडल की जो तुलना की है, उन्होंने तरबूज से की और उन्होंने बताया कि जो उसमें लाल द्रव्य होते हैं, उन्हें इसकी तुलना की जो लाल द्रव्य होते हो उनको उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज मैटर माना, और जो उसमें बीज होते हैं उन्होंने उससे इलेक्ट्रॉन की तुलना की। इस आधार पे हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल उन्होंने दिया। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे आरंभिक परमाणु मॉडल माना गया। तो देखिए, ये सबसे आरंभिक परमाणु मॉडल था जिसमें परमाणु की तुलना किससे की गई? तरबूज के साथ की गई। जैसे तरबूज के लाल द्रव्य में बीज धंसे रहते हैं, इसी प्रकार परमाणु के द्रव्य में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। जैसा कि चित्र हमने इसी में रिप्रेजेंट किया। यहाँ चित्र देख सकते हैं कि जो हमने इसको कलरफुल किया है, ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए ये इनके बीज हैं माना गया। उन्होंने इस तरह से मान के अपने डिफाइन किया अपने परमाणु को। और इस चित्र के आगे हमने लिखा थॉमसन ने दिया था, इसलिए इसका थॉमसन का परमाणु मॉडल बना गया। और इस मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया कि समस्त जो धनावेश होता है एक छोटे गोले के रूप में क्या होता है, फैला रहता है, और तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धंसे रहते हैं, जिस प्रकार से तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। फिर यहाँ देखिए उन्होंने क्या बताया, यह बताया कि जो व्यवस्था होती है अस्थायी संरचना प्रदान करती है, और यह मॉडल व्याख्या करता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता है। और यह सिद्धांत केवल परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या तो करता है, जबकि अन्य तथ्य जैसे स्पेक्ट्रम में स्थायित्व की आदि की व्याख्या नहीं करता। मतलब ये दो चीज़ों की उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया था। कौन नहीं कर पाया था? थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो स्पेक्ट्रम और उनकी स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया। अब देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल जब के बाद रदरफोर्ड वैज्ञानिक जो थे उन्होंने नाभिक की खोज की थी। और उन्होंने नाभिक की खोज इस प्रकार से की, उन्होंने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है और इस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई तो कुछ किरण बिना रिफ्लेक्ट भी आगे सीधे निकल जाते, कुछ किरण कुछ एंगल से विक्षेपित, कुछ किरण बहुत ज़्यादा ही एंगल से विक्षेपित होती है, और कुछ किरण ऐसी होती है जो पुनः अपने वापस लौट आती है। इस प्रकार से उन्होंने इस प्रेक्षण को दोबारा दोहराया। तो उन्होंने ये बताया कि स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है, यहाँ इसके बीच में क्या है, ये मतलब उस तरह से नाभिक बताया। और नाभिक में उन्होंने ये बताया कि जो ये है इसे पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, और जो न्यूक्लियस है इसमें ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरे हुए हैं पूरे ये पार्टिकल। तो इस प्रकार से उन्होंने परमाणु पर क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी करके उन्होंने इस चीज़ को बताया। तो उन्होंने कब बताया? उन्होंने सन 1911 में उन्होंने बताया, जब उन्होंने नाभिक की खोज की। उन्होंने क्या किया, ये स्वर्ण धातु की पतली पन्नी है पर अल्फा कणों की बमबारी से प्राप्त प्रकीर्णन द्वारा निम्न प्रेक्षण प्राप्त किया। अधिकांश अल्फा कण क्या थे, जैसा हमने बताया, अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा सा विक्षेपित होते हैं, जैसे कि ये किरण। और कुछ बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो बहुत उच्च कोण की दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, तथा कुछ अल्फा कण वापिस अपने मूल पथ पर लौट आते हैं। जैसे कि आपने इस पार्टिकल को देखा होगा, ये अपने मूल कण पर वापस लौट आ रहा है। देखिए, ये किरण जा रही है इधर से और ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और फिर यहाँ देखिए, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है और आपको चित्र में रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है, जो कि यहाँ पे शब्दों में समझाया गया है। आप शब्दों में समझा तो ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो उपरोक्त प्रेक्षण से रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष क्या किए, प्रतिपादित। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और उन्होंने बताया कि बहुत सारे अल्फा कण जो है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो रिक्त है या खोखला है, मतलब वो अधिकांश भाग उसका रिक्त है, और कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं। तो यहाँ जिससे निष्कर्ष क्या निकलता है, परमाणु में कुछ धनावेशित भाग होता है, इस कारण से वो प्रतिकर्षित होकर वापस चले जाते हैं, और विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या जो है बहुत कम होती है। अतः धनावेशित और भारी कणों द्वारा घिरा हुआ स्थान जो है बहुत कम है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने सुझाव दिया कि परमाणु का लगभग समस्त भार
तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है, जिसे परमाणु का केंद्रक या नाभिक कहते हैं, जिससे उन्होंने इसकी खोज की थी और ये इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया था। इस प्रकार से उन्होंने रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसके बाद हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की तो उसी के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किया और उन्होंने अपना परमाणु मॉडल जो है उन्होंने 1911 में उसकी खोज के आधार पर दिया। तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। क्या बताया उन्होंने ये बताया परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला उसमें जो भाग है वो धनावेशित भाग जिसे नाभिक तथा ऋणावेशित भाग जिसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक भाग जिसमें धनावेशित भाग जिसे नाभिक हम कहते हैं और आवेशित भाग जिसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसा कि हमने आपको पूर्व चित्र में दिखाया है, फिर देखिए उन्होंने ये बताया कि परमाणु के मध्य में अति सूक्ष्म सघन दृढ़ धनावेशित भाग होता है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, निहित होता है, मतलब उसमें स्थित होता है या विद्यमान होता है। फिर परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर और परमाणु की जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। मतलब परमाणु की त्रिज्या अधिक होती है और नाभिक की त्रिज्या कम होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या के बराबर परमाणु के ऋणावेशित भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जिससे परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर शेष क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं।